वस्तु, और वो वस्तु जो है उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए 5 किलोग्राम है। ठीक है, उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 5 किलोग्राम है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील हो तो ऐसी स्थिति में ऊपर की ओर गति करते समय उस वस्तु का जो भार है, आभासी भार, वो कितना महसूस होगा। तो मान लीजिए ये लिफ्ट है आपके पास में, और इस लिफ्ट की हुई है, इस पर एक बल mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है और दूसरा बल r ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। क्योंकि लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील है तो हम कहेंगे जो परिणामी बल है m × a वो भी ऊपर की ओर गतिशील है। यानी कि हम ये कहें कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैंने आपको कल भी ये बात कही थी, आज फिर से ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप इस m × a को लिखो। तो ये m × a हमने लिख दिया। अब जो बल इस m × a की दिशा में है उसे पॉजिटिव लो, तो r इसकी दिशा में, इसको पॉजिटिव ले लिया, और जो इसके विपरीत दिशा में उसको नेगेटिव ले लीजिए। तो ये हो गया आपके पास में माइनस का mg। अब इस mg को अगर हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएं तो हमारे पास में आ जाएगा बराबर mg प्लस m × a। ये जो mg प्लस m × a है, इसमें से अगर आप m को कॉमन ले लो तो आपके पास में आ जाएगा g प्लस a। ठीक है, अब m का जो मान है वो हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम। g का मान वास्तविक रूप से तो 9.8 होता है, लेकिन आप कभी कभी 10 भी उपयोग में ले सकते हो। तो मैं यहाँ 10 काम में ले रहा हूँ, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a का जो मान है वो है 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिया तो आपके पास में टोटल आ गया 13 5 किलोग्राम इंटू 13 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब इसको गुणा कर दें तो 5 को 13 से गुणा करेंगे तो 65 हमारे पास में आ जाएगा, 65 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और अगर इसका एक मिनट बेटा पूरा करने तो मुझे, उसके बाद में अपना क्वेश्चन पूछना। और अगर इसका वास्तविक भार निकालना हो तो m को g से गुणा कर दीजिए। अब बोलिए बेटा अपना क्वेश्चन। कहिए बेटा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप। आप में से कोई छात्र क्वेश्चन पूछना चाह रहा था अभी। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो सभी बच्चे। यस सर। सर हाँ सर। हाँ, Yes, कौन क्वेश्चन कौन पूछना चाह रहा था। अरे अभी कोई सवाल पूछना चाह रहा था ना, वो रिपीट करो अपना सवाल। सर वो पूछ नहीं रहा था, बस वो ऐसे आप कह रहे थे ना 13 × 5 × 13, तो वो बस आंसर बताना चाह रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। 13 पंजे 65 ये हमारे पास में आ गया। और अगर कोई कहे कि इसका वास्तविक भार निकालो तो वास्तविक भार में आपको क्या करना है, m को g से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। अब इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं परीक्षा में, जैसे मैंने अभी ये न्यूमेरिकल बताया कि उस वस्तु का आभासी भार ज्ञात कीजिए, ठीक इसी तरह के न्यूमेरिकल परीक्षा में आते हैं। तो हम जो सूत्र हमने कल पढ़े थे उन सूत्रों से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर हम आते हैं, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। ये तो हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वृत्तीय गति। देखिए, जब भी कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ में गतिशील होता है, या हम कहें कि उसकी गति का जो पथ है वो वृत्ताकार होता है, तब ऐसी पिंड की जो गति है उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति करने वाले पिंड के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई पिंड इस प्रकार से वृत्तीय गति कर रहा है, इस प्रकार से वृत्तीय गति कर रहा है। और वृत्तीय गति की अगर मैं चर्चा करूं तो वृत्तीय गति में किसी बिंदु पर अगर आपको दिशा निकालनी है, ये मान लीजिए बिंदु है, इस पर वेग की दिशा निकालनी है तो यहाँ स्पर्श खींच दीजिए। अगर यहाँ पर निकालनी है तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यहाँ अगर वेग की दिशा, स्पर्श रेखा खींच दीजिए। इस बिंदु पर अगर निकालनी है तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने तीर की एक विशिष्ट दिशा ली है। ये तब आएगी जब इस प्रकार से पिंड गतिशील हो। जो मैंने अभी इस वृत्ताकार पथ पे तीर बनाया है, अगर उस दिशा में गतिशील हो तो तीर की दिशा इस प्रकार से आएगी। और अगर इसके विपरीत, अगर इसके विपरीत किसी पिंड के गति का जो पथ है, वो मैं जो अब नया
एक बनाने वाला हूं चित्र, उसके अनुसार हो, तब हम देखेंगे स्पर्श रेखा की दिशा किस प्रकार से आएगी। मान लीजिए कि जो पिंड है उसकी गति का जो पथ है वो इस प्रकार से है, में इस प्रकार से है, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि इस बिंदु पर आपको वेग की दिशा निकालनी है, तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। इस स्पर्श रेखा की दिशा इस तीर की दिशा से मैच करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस बिंदु पर निकालना चाहूं तो इस ओर आएगा, इस बिंदु पर निकालना चाहूं तो इस ओर आएगा, यानी जिस बिंदु पर वेग की दिशा निकालनी है वहां पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। इन सभी स्पर्श रेखाओं से एक बात तो पता चल रही है कि जो वेग की दिशा है वो कांस्टेंट नहीं, वो लगातार बदल रही है। इसका मतलब जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गति करता है तो जो उसका वेग है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है जिसे पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। वेग एक सदिश राशि है, इसलिए इसको पूरी तरह से व्यक्त आपको अगर करना है तो परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी चाहिए। और अगर हम परिमाण के साथ साथ दिशा को भी ध्यान में रखें तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर वेग का मान है वो लगातार बदल रहा है, क्योंकि वेग की दिशा बदल रही है मतलब वेग का मान। वेग के मान का मतलब ये नहीं होता है कि भाई इसका जो मान है गणितीय मान है उसकी हम बात कर रहे हैं। वेग का मान है, उस वेग के मान का अभिप्राय यहाँ पर उसके दिशा सहित मान से है। अगर ये इसी की जगह चाल होती तो हमें केवल क्या करना पड़ता, उसके गणितीय मान की चर्चा करनी होती। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं भाई वेग की जो दिशा है वो लगातार बदल रही है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, यानी कि यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो जब भी कोई पिंड गतिशील अवस्था में होता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी कोई पिंड गतिशील अवस्था में होता है और उसकी गति की अगर हम बात करें तो उसकी गति वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो रेखिक गति हो सकती है और एक वक्रीय पथ में गति हो सकती है। यदि पिंड की गति रेखिक गति है तो उस पर लगने वाले सभी बलों का जो कुल योग है वो m इंटू ए के बराबर होगा, और अगर पिंड की गति वृत्तीय गति है तो उस पर लगने वाले सभी बलों का योग अब भी m इंटू ए के बराबर ही होगा। लेकिन ये जो a है इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी, इस a की डेफिनेशन बदल जाएगी। अब वो कैसे बदलेगी वो भी हमें समझना है। सबसे पहले मैं रेखिक गति की बात कर लेता हूं। जब पिंड रेखिक गति करता है तो उस अवस्था में यदि इसका वेग कांस्टेंट हो, वेग का मान नहीं बदल रहा हो, तो हम कहेंगे जो त्वरण है a उसका मान होगा 0। और अगर वेग का मान बदल रहा है तो प्रति सेकंड वेग में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को हम त्वरण a कहते हैं, यानी a का मान निकालना है तो डेल v बाई डेल टी से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसकी गति का जो पथ है वो वृत्ताकार है, वृत्ताकार पथ में गति करते हुए यदि पिंड का जो वेग है उस वेग का जो गणितीय मान है वो तो कांस्टेंट है, वेग की जो दिशा है, चूंकि वृत्तीय गति कर रहा है तो वेग की दिशा लगातार बदलेगी, तब ऐसी स्थिति में इसका जो त्वरण होता है a उसका मान v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है। इसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं और इसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। तो जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गतिशील होता है तो उसका जो त्वरण होता है a उसका मान v स्क्वायर अपॉन r के बराबर हो जाता है। इस a को हम सेंट्रल एक्सेलरेशन यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, और इस केंद्र की ओर, यानी कि अगर पिंड यहां है तो यहां से है तो यहां से केंद्र की ओर, यहां है तो यहां से केंद्र की, यहां है तो यहां से केंद्र की ओर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गतिशील है तो उसकी जो गति है वो वृत्तीय गति कहलाती है, और इस अवस्था में जो पिंड का त्वरण होता है उसे हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं, जिसका मान AC बराबर v स्क्वायर अपॉन r होता है। ये जो त्वरण है वो हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है, केंद्र की ओर लगता है। एक और खास बात, चूंकि त्वरण a का मान हमारे पास में आ गया तो अगर मैं परिणामी बल F का मान निकालना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा, m की जगह m और a की जगह आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। ये जो बल है इस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। चूंकि त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण है इसलिए बल कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस बात पे चर्चा करें तो आपका दिमाग कह रहा होगा कि अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है और किसी समय वो यहां पर है, ठीक है,
और अगर ये बहुत कम वेग से अंदर की ओर बल कार्य कर रहा है तो ये पिंड अंदर की ओर क्यों नहीं, ये पिंड अंदर की ओर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, जब गतिशील अवस्था में होता है या स्थिर या किसी भी अवस्था में हो तो उस पर जो लगने वाला बल है वो दो काम कर सकता है। एक, पिंड की में परिवर्तन कर सकता है। अब ये जो दो काम मैंने कहा वो दोनों काम पिंड की स्थिति में परिवर्तन के ही हैं, लेकिन पिंड की स्थिति में परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो पिंड की स्थिति में परिवर्तन ऐसे हो सकता है कि यदि पिंड स्थिर अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में आ जाए, नंबर एक बात। और दूसरा कि अगर पिंड गतिशील अवस्था में है तो उसका जो वेग का मान है वो बदल जाए, उसके जो वेग का मान है वो बदल जाए। अब वेग का जो मान है वो दो तरीके से बदल सकता है। वेग का जो मान है वो दो तरीके से बदल सकता है। पहला, वेग का जो मान वो या तो उसका गण या वेग की दिशा बदल जाए या दोनों बदल जाए, ये मान बदल जाए या वेग की दिशा बदल जाए या फिर दोनों ही बदल जाए। वेग का गणितीय मान बदल जाए, दिशा बदल जाए या दोनों बदल जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज कट रही है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, अगर आपके वहां नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है तो मैं एक लाइन को दो दो तीन तीन बार दोहराऊं तो किसी न किसी बार आप तक सही आवाज पहुंच जाएगी, इसलिए चिंतित नहीं हो, ठीक है। तो मैं बस उसी पर आता हूं। तो या तो वेग का मान बदलेगा, गणितीय मान बदलेगा, या उसकी दिशा बदलेगी या दोनों बदलेगी, ठीक है। तो आप ये नहीं समझे कि अगर कोई पिंड पर इस दिशा में बल लग रहा है तो वो पिंड इसी दिशा में गति करेगा, नहीं। पिंड की गति की जो दिशा है वो उस पर लगने वाले बल पर तो निर्भर करती है, लेकिन इसके साथ साथ उसके प्रारंभिक वेग की क्या दिशा थी इस पर भी निर्भर करती है। तो जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उस पर जो बल है वो अंदर की ओर कार्य कर रहा है। अब हमारा दिमाग कह रहा है कि फिर भी हमारा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता है कि भाई जब अंदर की ओर बल लग रहा है तो ये पिंड इधर क्यों गति कर रहा है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो पिंड है इस पर एक आभासी बल कार्य करता है जो केंद्र से बाहर की ओर होता है। वो जो बल है वो इस बल के ठीक बराबर होता है। इस बल को हम कहते हैं mv²/r। और इसीलिए हम ये मान लेते हैं आभासी रूप से कि इस पर कोई बल कार्य जो कर रहा था अभिकेंद्रीय बल, उसको एक बल अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर कार्य कर रहा है उसके द्वारा संतुलित कर लिया गया है। और इसलिए पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहा है, लगातार वृत्ताकार पथ में ही गति कर रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? वास्तविक रूप से इस पर केवल अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। तो जो अपकेंद्रीय बल है इसे हम काल्पनिक बल मान सकते हैं जो कि हमेशा केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि आभासी रूप से इस पर लगने वाले बलों का मान शून्य है और इसलिए जड़त्व के नियम की पालना कर रहा है, लगातार एक ही पथ में गति कर रहा है, अपनी गति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो आप देख सकते हो कि इसकी इस गति की दिशा में बार बार परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब वास्तविक रूप से इस पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग शून्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने कहा था कि वास्तविक रूप से इस पर लगने वाला जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। तो पिंड की वृत्ताकार जो अल्टीमेटली लास्ट में एक बात अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ में गति करता है तो जो उसका त्वरण होता है वो अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। उसका मान a=v²/r होता है और इस पर जो लगने वाला बल होता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं जिसका मान mv²/r होता है। ये जो mv²/r है ये एक्चुअल में m × a का ही दूसरा रूप है। इसका मतलब ये है कि ये जो mv²/r है ये कोई नया बल नहीं है, ये इस पिंड पर लगने वाले उन सभी बलों का कुल योग है जो इसे वृत्ताकार पथ में घूर्णन करा रहे हैं। ये mv²/r कोई नया बल नहीं है, कोई अलग से बल नहीं लग रहा है। अगर वृत्ताकार पथ में गति करने वाले पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं जिनकी वजह से घूर्णन कर रहा था तो ये उन दोनों बलों का कुल योग है। जैसे m × a पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग होता है, ठीक उसी प्रकार से mv²/r किसी ऐसे पिंड जो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है पर लगने वाले उन सभी बलों का कुल योग होता है जो इसे वृत्ताकार पथ में घूर्णन कराते हैं, या जिन बलों के प्रभाव में ये वृत्ताकार पथ में घूर्णन कर रहा है उन सभी बलों का
कुल योग mv²/r कहलाता है। अब इसी तथ्य को हम यहाँ पर काम में लेंगे, लेकिन एक और खास बात मैं बता दूं कि मान लीजिए ये पिंड वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इस पर दो बल कार्य कर रहे थे, एक F1 और दूसरा F2, तो हम कहेंगे F1 और F2 का कुल योग mv²/r के बराबर होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से केवल एक ही बल कार्य कर रहा हो, मान लीजिए ओनली F1 कार्य कर रहा हो, तब ये जो F1 है, ये F1 खुद ही mv²/r के बराबर हो जाएगा। और अगर केवल F2 कार्य कर रहा हो तो ये F2 खुद ही mv²/r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को हम यहां पर आगे काम में लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसी से जुड़ा हुआ, समतल वृत्ताकार सड़क पर वाहन की गति। अब पहली बात तो समतल सड़क का मतलब क्या है? ऐसी सड़क, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लीजिए ये सड़क है, ये एक सड़क है, अगर सड़क का एक छोर और दूसरे छोर के मध्य कोई ढलान हो तो इसे असमतल या ढालू सड़क कहते हैं। फिसलन हो एक से दूसरी तरफ तब इसे हम ढालू सड़क कहते हैं। और अगर दोनों सिरे समान ऊंचाई पर हो, पृथ्वी के केंद्र से समान ऊंचाई पर हो, तब हम इसे कहते हैं समतल सड़क। यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर कोई ढलान नहीं हो तो इसे हम क्या कहते हैं? समतल सड़क। तो मान लीजिए एक समतल सड़क है, उस समतल सड़क पर किसी मोड़ पर, ये समतल सड़क का कोई मोड़ है, इस मोड़, ठीक है, ये वाहन इस मोड़ पर गति कर रहा है और इस वाहन के गति करने पर इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इस पर एक बल कार्य करेगा mg। ये कहां होगा? धरती के अंदर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। दूसरा बल इस पर कार्य करेगा r, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो कि धरती और गाड़ी के संपर्क सतह के लंबवत ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर। यानी कि जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं पर खड़े हो तो फर्श से आपके खड़े रहने की जो दिशा है उस दिशा में अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह है जिस पर वाहन रखा हुआ, उसके लंबवत ऊपर की ओर, यानी पृथ्वी से बाहर के, पृथ्वी की सतह से बाहर की ओर, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। अब देखिए, जब भी कोई, आपने नोटिस किया होगा, शायद आपने नोटिस किया हो, शायद आपने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन जब भी कोई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो वो बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करती है। यानी कि अगर मैं इस वाहन की गति की बात करूं तो ये जो वाहन गति कर रहा है, ये वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इस पर एक, ये वाहन है, इस वाहन पर एक बल नीचे की ओर mg कार्य कर रहा है, एक बल धरातल की सतह से ऊपर की ओर कार्य कर रहा है r। ये वाहन बाहर की ओर फिसलने का प्रयास कर रहा है, और अगर बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करेगा तो जिस ओर ये फिसलने का प्रयास करता है ठीक उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करेगा, यानी घर्षण बल इस पर इस ओर कार्य करेगा। ये घर्षण बल हो गया, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ में इसको कौन गति करा रहा है? घर्षण बल। अगर घर्षण बल नहीं होता तो ये वाहन बाहर की ओर फिसल जाता। घर्षण बल की वजह से ये वाहन बाहर की ओर नहीं फिसल पा रहा है और कंट्रोल्ड रूप से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो वृत्ताकार पथ में गति कराने का जो इसका कारक है वो है घर्षण बल। यानी ये घर्षण बल ही अभिकेंद्रीय त्वरण प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। इसलिए हम यहां पर इस दिशा में mv²/r लिख सकते हैं, ठीक है। ये mv²/r इस दिशा में लिखने का मतलब ये नहीं है कि इस दिशा में mv²/r काम कर रहा है, नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो घर्षण बल है यही अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य कर रहा है, ये बल ही अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि अगर ये पिंड संतुलित अवस्था में गति करे, यानी ये गाड़ी संतुलित अवस्था में गति करे, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको, क्या गाड़ी हवा में उड़ जाती है? हम कहेंगे नहीं। जब भी किसी वृत्ताकार मोड़ पर कोई गाड़ी गति करती है तो वो हवा में नहीं उड़ती, ना ही वो जमीन में धंसती है। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के अंदर की ओर लगने वाला बल और ऊपर की ओर लगने वाला बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं।
यानी कि आर और एम जी एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। तो संतुलन की अवस्था में हम सबसे पहले क्या कहेंगे, आर एम इंटू जी। दूसरा कि जो घर्षण बल है एफ एस, इसका जो मान है वो एम वी सॉरी घर्षण बल एफ एस का जो मान है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा, क्योंकि घर्षण बल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, घर्षण बल ही अभिकेंद्र प्रदान कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। अब आप कहेंगे अभिकेंद्रीय बल कैसे प्रदान कर रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसे वृत्ताकार पथ में गति कराने वाले जो बल होते हैं उनका कुल योग एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। तो देखो आर जो पृथ्वी से ऊपर की ओर लग रहा है और एम जी जो पृथ्वी के अंदर की ओर लग रहा है, इन्होंने तो एक दूसरे को संतुलित कर दिया, यानी कि ये जो बल हैं इनका यहां पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो जो वृत्ताकार पथ में पिंड गति कर रहा है उस वृत्ताकार पथ में गति करने का कारण कौन है, ये घर्षण बल है, यानी ये घर्षण बल ही किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। तो ये स्क्वायर अपॉन आर अलग से कोई बल नहीं लगा है, इस एफ एस का नया नाम हो गया अपॉन आर। वो बल जो किसी पिंड को वृत्ताकार पथ में गति कराता है उस बल को हम एक नया नाम दे सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, केवल दिया है। आप इस एम वी स्क्वायर अपॉन आर को नया बल मत समझ लेना, इस एफ एस का मान इस कंडीशन में एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। अगर ये इसे वृत्ता तो फिर हम इसको अभिकेंद्रीय बल नहीं कह सकते थे, फिलहाल के लिए हम इसी घर्षण बल को अभिकेंद्रीय बल कह सकते हैं। अब एक खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं एक एक बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो घर्षण बल है ये इस पिंड को, ये जो घर्षण बल है ये इस पिंड को वृत्ताकार पथ में घूर्णन कराने में मदद कर रहा है, इसलिए ये घर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करेगा। यानी घर्षण बल को हम इस स्थिति में अभिकेंद्रीय बल कह सकते हैं। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनमें से एक छात्र ऐसा है जिसके 90% से ऊपर आए हैं, बाकी सभी छात्रों के 90% से नीचे आए। अगर मैं उस छात्र को नाम दूं ए, मान लीजिए ए छात्र है जिसके 90% आए, तो बच्चों मुझे बताओ कि सबसे होशियार छात्र कौन है, सबसे होशियार कौन है, छात्र ए है सर। छात्र ए सबसे होशियार है, तो क्या वो छात्र हाँ, नहीं सर। है, होशियार है तो क्या वो छात्र नहीं है, छात्र है। आपने सर। उसको एक नया नाम दे दिया, क्या नया नाम दिया, होशियार छात्र। आपने एक नया नाम दे दिया उसको होशियार छात्र, क्योंकि इस कंडीशन में ये एक ऐसे छात्र की तरह व्यवहार करता है जिसे होशियार कहा जा सकता है। पर क्या होशियार छात्र कोई अलग छात्र है, हम कहेंगे नहीं, नहीं वो सर। छात्र जिसके 90% आए वही होशियार छात्र है, उसी का नया नाम होशियार छात्र है। ऐसे ही घर्षण बल सॉरी, ऐसे ही घर्षण बल इस पिंड को वृत्ताकार पथ में घूर्णन करने के लिए मजबूर कर रहा है यहां पर, इसलिए इस घर्षण बल को ही हम नया नाम दे रहे हैं अभिकेंद्रीय बल। और हम कह रहे हैं कि भाई अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का मान एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, इसलिए घर्षण बल का मान भी एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होना चाहिए। अब एक और खास बात, हमने पढ़ा था कि जो एफ एस का मान होता है वो हमेशा ही म्यू एस इंटू आर से या तो बराबर होता है या छोटा होता है। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि एफ एस का मान कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। मैं यहां पर थोड़ा सा अपने आप को दुरुस्त कर देता हूं, क्योंकि एक जगह मैंने त्रिज्या को आर लिया है, स्मॉल आर लिया है, और यहां पर अब सॉरी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो त्रिज्या है मैंने इसको स्मॉल आर के रूप में लिखा है, ठीक है, स्मॉल आर के रूप में। और ये जो कैपिटल आर है ये त्रिज्या नहीं है, ये कैपिटल आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ठीक है। अब अगर मैं एफ एस की जगह ये वाला मान रख दूं, कितना मान है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये रख सकते हैं हम, क्योंकि एफ एस और ये दोनों बराबर है,
तो ये आ जाएगा इज लेस देन म्यू एस इंटू आर। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये जो म्यू एस इंटू आर है, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए वाई मान लूं, ठीक है, और ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, इसको थोड़ी की देर के लिए मैं एक्स मान लेता हूं, तो हम क्या कहेंगे, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, यानी एक्स का मान वाई से के बराबर है या वाई से छोटा है। थोड़ी सी देर के लिए ये मान लीजिए कि इस वाई का मान 10 है, यानी कि इस म्यू एस आर का मान 10 है, तो हम क्या कहेंगे, जो एक्स है उसका मान या तो 10 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो x का मान अधिकतम कितना हो सकता है? मैं फिर से अपने वाक्य को दोहरा रहा हूं कि x का मान या तो 10 से छोटा हो सकता है या 10 के बराबर हो सकता है। तो बताओ x का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 10 सर, 10 इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर बराबर का चिन्ह ले लोगे तो आपके पास में x का अधिकतम मान आ जाएगा। यही मतलब हुआ कि भाई x बराबर 10 हम लिख दे हुए हैं तो हमारे पास में अधिकतम मान आ जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर भी अगर मैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर में बराबर का चिन्ह ले लूं तो जो x था, x किस साइड में था? इस साइड में था। इसका मान अधिकतम, x का मान अधिकतम आए, यानी कि इस लेफ्ट वाली राशि का मान अधिकतम आ जाएगा, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर का मान अधिकतम आ जाएगा। बराबर का चिन्ह लेते हैं, इसका मान अधिकतम आ जाएगा अपने पास। अब एम वी स्क्वायर अपॉन आर का मान अधिकतम कब हो सकता है? तब हो सकता है जब m का मान अधिकतम हो, तब हो सकता है जब r का मान अधिकतम हो, तब हो सकता है जब v का मान अधिकतम हो। तो क्या वृत्ताकार पथ में गति करने से किसी भी वाहन का द्रव्यमान बदल सकता है? तो हम कहेंगे द्रव्यमान तो उतना ही है, द्रव्यमान थोड़ा ना बदल रहा है, चाहे वो सीधी गति करे चाहे वृत्ताकार पथ में, यानी द्रव्यमान तो कांस्टेंट है। क्या किसी भी वाहन के, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो बस हो, अगर किसी मोड़ पर गति करे तो उस मोड़ की त्रिज्या बदल जाएगी क्या? तो हम कहेंगे नहीं, उसकी त्रिज्या भी नहीं बदलेगी। यानी जो बदल सकता है वो है वेग। इसका मतलब जब वेग का मान अधिकतम होगा तब ही इस राशि का मान अधिकतम होगा। यानी जैसे ही हमने बराबर का चिन्ह लिया है उस समय इसका मतलब क्या हो गया, वेग का मान हमने अधिकतम ले लिया है। तो हम यहां पर इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। मैं इसको लिखूंगा एम इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन आर, यानी बराबर का चिन्ह लेते ही वेग का मान अधिकतम हो गया हमारे पास में। अब ये जो म्यू एस आर है, इसमें आर का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कितना आया था? आर बराबर एम इंटू जी। ये हम यहां पर रख देते हैं, रखने पर ये रख दिया तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं। जैसे मैं ये रख देता हूं हमारे पास में हो जाएगा एम वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर बराबर म्यू एस एम इंटू जी। एम से एम कट गया, ये आर चला गया इधर, तो आपके पास में आ जाएगा वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर म्यू एस, आर भी इधर आ गया, आर और जी ऑलरेडी इधर है, म्यू एस आर जी। ठीक है, अब अगर मैं इसका अंडर ले लूं तो, अगर मैं इसका अंडर ले लूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा वी मैक्सिमम बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, और सॉरी म्यू एस आर जी मुझे कहना चाहिए, म्यू एस आर जी। ठीक है, म्यू एस आर जी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं यहां पर, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि किसी वृत्ताकार मोड़ पर अगर कार को बिना फिसले गति करनी है, क्योंकि घर्षण बल क्या कर रहा है, उसको फिसलने से रोकने का प्रयास कर रहा है। अगर वो कार फिसल जाती तब तो घर्षण बल का जो उसको वृत्ताकार पथ में मोड़ने का इफेक्ट है वो अपने आप ही खत्म हो जाता। तो बिना फिसले अगर उसे गति करनी है तो उसका जो अधिकतम वेग है
वो इतना होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कार का वेग हमेशा या तो इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। वाहन का जो वेग है वो इस वेग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वेग है, तब तो वो बिना फिसले गति कर सकती है। और अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर जो हमने अभी तक मैकेनिज्म देखा है उसमें जो घर्षण बल का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और जो कार है वो बाहर की ओर फिसल जाएगी, स्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि कार की जो चाल है वो कितनी होनी चाहिए। हम कहेंगे कि भाई ये जो म्यू एस आर जी है सॉरी स्मॉल आर जी है, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। देखो यहां मैंने v लिखा है, v मैक्सिमम नहीं लिखा है। अगर मैं v मैक्सिमम निकालूंगा तो बराबर का चिन्ह निकाल लगाना है। मैक्सिमम यानी अधिकतम, तो अधिकतम म्यू एस आर जी हो सकती है, पर उससे कम भी तो हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन कम हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे कि कार को अगर सुरक्षित रूप से गति करनी है, वाहन को सुरक्षित रूप से गति करनी है, बिना फिसले गति करनी है, तो उसकी जो अधिकतम चाल है वो म्यू एस आर जी के बराबर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है। कम क्यों हो सकती है? क्योंकि घर्षण बल एक स्वयं समायोजित हो जाने वाला बल है, और चूंकि अगर हमने घर्षण बल के अधिकतम मान से कम बल लगाया तो घर्षण बल अपने आप को समायोजित कर लेगा, घर्षण बल अपने आप को समायोजित कर लेगा और जो कार है वो बिना फिसले गति कर पाएगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा बल लगा दिया तो घर्षण बल अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा और ये जो कार है वो फिसल जाएगी, इधर ये फिसल जाएगी। तो ये तो बात थी, हमने ऐसी कार की गति देखी, ऐसी सड़क पर कार की गति देखी जहां पर हम ये कह सकते थे कि सड़क जो है उसमें एक मोड़ है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं वृत्ताकार सड़क, और ये समतल सड़क है। लेकिन सोचो कि अगर कार जो है ऐसी सड़क, जो मोड़ है वो समतल नहीं है। आप कहोगे भाई समतल, तो अभी अभी हमने देखा कि जो कार थी या जो वाहन था उसके बाहर की ओर फिसलने की संभावनाएं थी, उसके बाहर की ओर फिसलने की संभावना थी। अगर मैं बाहरी भाग को थोड़ा सा ऊंचा बना दूं तो, अगर हम सड़क को ही थोड़ा ऐसे बना दे, मान लीजिए कि ये जो सड़क है इसमें मैं इस सड़क को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं कि जो इसका अंदरूनी भाग है वो थोड़ा सा अंदर की ओर और बाहरी भाग, ये मैंने ज्यादा ऊंचाई बना दी है आपको समझाने के लिए, केवल इतना डिफरेंस नहीं होता है। पर अगर मैं इस मोड़ पर इस सड़क को ही ऐसे बना दूं कि बाहरी भाग थोड़ा ऊंचा हो तो हम सब जानते हैं अगर ये ऊंचा होगा तो कार के फिसलने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएंगे। पर इससे पहले एक और खास बात कि हमने देखा जो कार की अधिकतम चाल है उसका मान हमारे पास में कितना आया, v मैक्सिमम का मान अंडर ऑफ म्यू एस आर जी। यहां से एक खास बात और पता चल रही है कि मान लो कार ऐसी सड़क पर गति कर रही है जिसमें घर्षण का मान शून्य है, जिसमें घर्षण का मान कितना है, शून्य है, तो कार की अधिकतम चाल, सुरक्षित चाल जिस पर कार गति कर सकती है, वाहन गति कर सकता है, उसका मान कितना आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा v मैक्सिमम बराबर अंडर ऑफ म्यू एस का मान 0 रख दीजिए इंटू आर जी। तो 0 इंटू आर जी बराबर 0 और 0 का अंडर भी आ गया 0, यानी कि अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होगी, 0 होगी। यानी कि इसका मतलब यह भी हुआ कि 0 वेग से ज्यादा वेग पर अगर आपने कार चलाई घर्षण रहित सड़क पर तो कार फिसल जाएगी। हर वेग 0 वेग से ज्यादा ही होता है, यानी कार को आपने धक्का दिया ऐसी वृत्ताकार सड़क पर तो कार फिसल जाएगी, कार रुकेगी नहीं, कार को आप उस मोड़ पर मोड़ नहीं पाओगे और बाहर की ओर फिसलने के कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, पलट सकती है, ऐसे बहुत सारे दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें यहां से पता चल रही है कि कार को अगर वृत्ताकार सड़क पर मोड़ना है तो उसके लिए घर्षण का होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर घर्षण नहीं होगा
तो फिर जो कार है वो अंदर की ओर नहीं मुड़ेगी। ठीक है, एक और खास बात, हमने ये अभी इतनी बार कहा कि भाई जो घर्षण बल है वो अभिकेंद्री बल की तरह काम कर रहा है, जो घर्षण बल है अभिकेंद्री बल की तरह काम कर रहा है, और आपका दिमाग भी कहता होगा कि भाई ये अभिकेंद्री बल का हमें प्रभाव दिखता क्यों नहीं है? जब अभिकेंद्री बल अंदर की ओर लग रहा है तो इसका प्रभाव दिखता नहीं है। तो इसका प्रभाव आप कार की गति में देख सकते हो। जब भी कार गति करती है, आप ये ध्यान से देखिएगा कि उसका वो पहिए, कार में 4 पहिए होते हैं, ये मान लीजिए कार है और कार के 2 पहिए इधर है, 2 पहिए इधर है, तो ये पहिए जो केंद्र की ओर होते हैं, केंद्र के समीप होते हैं, वो अंदर की ओर झुक जाते हैं, और जो बाहरी पहिए होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाते हैं। यानी कि कार जो होती है वो थोड़ा सा अंदर की ओर झुक जाती है। लेफ्ट साइड से अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूं तो लेफ्ट साइड से अंदर की ओर झुक जाएगी। आपने ये शायद नोटिस किया हो, शायद नहीं किया हो, आपने किसी ट्रक की या बस की गति में जरूर नोटिस किया होगा कि जब वो वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ता है तो उसका जो एक भाग है वो झुक जाता है और दूसरा भाग जो होता है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, इसलिए उसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है आपको। खैर, एक और खास बात कि जब भी कोई आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर या सड़क पर कोई m द्रव्यमान का वाहन गति कर रहा है और सड़क का एक भाग दूसरे भाग की तुलना में कुछ कोण पर झुका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो कार की अधिकतम चाल होगी उसका मान हम कैसे निकालेंगे, ये हमें समझना है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है घर्षणहीन, मतलब घर्षण कम कर दिया। घर्षणहीन का मतलब न्यूनतम घर्षण है, बिल्कुल कम घर्षण है। लेकिन अब जो सड़क है वो सड़क समतल नहीं है। देखो, समतल सड़क पर अगर घर्षणहीन सड़क पर आपने कार को चलाया तो कार बाहर की तरफ फिसल जाएगी, लेकिन आपको अगर बाहर की ओर फिसलने से रोकना है तो आप क्या करो, सड़क को थोड़ा सा ढाल दे दो, यानी अंदर की ओर से थोड़ा सा दबा दो और बाहर की तरफ से थोड़ा सा उठा दो। आपने ये नोटिस किया होगा, कई बार आपने सोचा होगा शायद ये इसलिए किया है कि बरसात का जो पानी है वो फिसल करके एक और चला जाए, सड़क के बीच में नहीं रुके। लेकिन इसका एक कारण और भी है कि अगर सड़क में घर्षण बढ़ा दिया तो टायर जल्दी घिसेंगे, कार की स्पीड कम हो जाएगी, और अगर घर्षण कम कर दिया समतल सड़क में तो कार फिसल जाएगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाए? इस स्थिति से बचने के लिए किया गया कि जो बाहर का हिस्सा है उसे थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ऊपर उठाने पर क्या होगा, जब कार गति कर रही होगी इस तरीके से, ये कार इस पर गति कर रही है इस तरीके से, तो ये कार बाहर की ओर फिसलने का प्रयास तो करेगी लेकिन फिसल नहीं पाएगी क्योंकि बाहर का हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक है, अब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, इस कार पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल तो नीचे की ओर mg कार्य करेगा, दूसरा बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो। एक बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल सड़क और कार के संपर्क सतह के लंबवत ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, mg बल जो है वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उस पर हम आते हैं कि जो कार है वो कार जब गति कर रही है तो चूंकि घर्षण तो है ही नहीं यहां पर, ठीक है, घर्षण बल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कार की ये जो वृत्ताकार पथ में गति, ये वृत्ताकार पथ है जिसमें एक हिस्सा अंदर की ओर धंसा हुआ है, दूसरा हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है, इस पर कार गति कर रही है, इस पर कार गति कर रही है। एक बल mg नीचे की ओर कार्य गति कर लग रहा है, r ऊपर की ओर लग रहा है। चूंकि इसमें घर्षण नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी वृत्ताकार पथ में गति है उस गति का कारण घर्षण तो नहीं हो सकता, घर्षण बल तो नहीं हो सकता। फिर ऐसा कौन सा बल है जो इसकी गति का कारण है? तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हम यहां पर इसके घटक ज्ञात करेंगे, दोनों में से एक बल के घटक ज्ञात करेंगे। अब यहां पर चूंकि 2 ही बल हैं, देखो जब 2 से ज्यादा बल होते हैं तब हमें ज्यादा चिंता होती है कि हम किसके घटक ज्ञात करें, हम mg के घटक ज्ञात करें कि हम r के घटक ज्ञात करें। लेकिन जब बल 2 ही है तो आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप mg के घटक ज्ञात करो कि r के, आपकी मर्जी हो जिसके घटक ज्ञात करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। पर मैं यहां पर r के घटक ज्ञात करूंगा। क्यों r के घटक ज्ञात करूंगा, आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, अगर मैं r के घटक ज्ञात करने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि
mg r के जब घटक ज्ञात करने हो तो इसका मतलब यह है कि mg की दिशा में एक रेखा मान लो और दूसरी रेखा इसके लंबवत मान लो। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है कार, मैं केवल एक लाइन के द्वारा बता रहा हूं। ये कार वृत्ताकार पथ में गति कर रही है, वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। किसी समय मान लीजिए कार यहां पर थी, इस पर पृथ्वी के लंबवत, पृथ्वी की जो सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, इस सतह के लंबवत नीचे की ओर एक बल कार्य कर रहा है mg, एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है r। ठीक है, चूंकि कार वृत्ताकार पथ में गति कर रही है, ठीक है, इस स्थिति में मैं एक रेखा तो ले रहा हूं ये mg की दिशा में, और एक रेखा ले रहा हूं मैं इसके लंबवत दिशा में। क्यों लंबवत दिशा में ले रहा हूं, अभी आपको कारण पता चल जाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, एकांतर कोण। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा, दोनों कोणों का कुल योग 90 डिग्री है, क्योंकि जो आर की दिशा होती है वो सतह के लंबवत होती है, ये सतह के लंबवत है, ये थीटा है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से समझना इस बात को, मैं थोड़ा सा इनको वापस से मिटा के फिर से बता रहा हूं कि मैंने एक रेखा तो ली है mg की दिशा में और एक इसके लंबवत लिए r। घटक निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा आपको क्या करना है, दो रेखाएं लेनी है, एक तो किसी बल की दिशा में और एक उसके लंबवत, ये r की दिशा थी, ठीक है ना। ये कोण थीटा था, एकांतर कोण से, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब अगर मुझे ये कोण निकालना है तो इस कोण को थोड़ी सी देर के लिए x मान लेता हूं, x और 90 माइनस थीटा, इन दोनों का कुल योग कितना आएगा, x प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों का कुल योग 90 आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली रेखा, ये जो रेखा हमने बनाई है, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, हम पहले कह चुके हैं। ठीक है, तो ये 90 से 90 कट गया, थीटा उधर चला गया, यानी x बराबर आ गया थीटा। तो यहां पर x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, थीटा के बराबर होगी। ठीक है, ये थीटा के बराबर हो गई। ये यहां पर मैं x को हटा के थीटा लिख देता हूं, ये x को मैंने हटा दिया और ये x को हटा के मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया, ये x को हटा के मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया। इस 90 माइनस थीटा की भी अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमें केवल कोण निकालना था इसका r का, इसलिए मैंने लिखा था, इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं फिर से वो रेखा बना, अब अगर मैं r के घटक निकालना चाहूं तो r को इस दिशा में ले जाने पर कोण का मान कम हो जाता है, यानी कि इस दिशा में इसका जो मान होगा वो होगा आपके पास में r cos थीटा। और r को अगर मैं इस रेखा पर ले जाऊं, इस रेखा पर ले आऊं, तो कोण का मान बढ़ करके 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहां होगा r sin थीटा। ठीक है, अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ, ऐसे करने से, ये घटक निकालने से हमारे पास में एक बल तो r cos थीटा ऐसा आया जो mg को संतुलित कर रहा है, और दूसरा बल हमारे पास में इस वृत्ताकार भाग, इस वृत्ताकार भाग के केंद्र की ओर आया है। और हम सब जानते हैं कि वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है वही अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है, यानी यहां पर अभिकेंद्रीय बल की तरह कौन कार्य करेगा, r sin थीटा। अभिकेंद्रीय बल की तरह कौन काम करेगा, r sin थीटा, यानी r sin थीटा के बाहर की ओर एक आभासी बल अपकेंद्रीय बल mv²/r मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये चित्र में बनाया जाता है mv²/r, इस तरीके से बनाना नहीं चाहिए। एक्चुअल में हमको क्या कहना चाहिए कि r sin थीटा जो केंद्र की ओर लग रहा है वही अभिकेंद्रीय बल है। अब आप में से कोई कहता कि नहीं साहब हम तो mg के घटक निकालेंगे, हम r के घटक नहीं निकालेंगे। तो देखिए ये सड़क थी इस तरीके से, इसको हम कहते हैं ढालू सड़क या बंकित सड़क, जिसका एक भाग जो है धसा हुआ है और एक भाग उठा हुआ है। यहां पर एक वाहन है, ठीक है, इस वाहन पर एक बल mg कार्य कर रहा है नीचे की ओर, ये mg बल कार्य कर रहा है नीचे की ओर, और एक बल ऊपर की ओर r कार्य कर रहा है। अगर मैं r की दिशा में एक रेखा खींचता और इसके लंबवत दूसरी रेखा, और मैं mg के घटक ज्ञात करता, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं पिछले सेक्शन में भी, कि अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला कोण, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा कैसे हुआ, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा, और तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 है
तो इस कोण और इस कोण, ये दो कोणों का जो कुल योग है वो 90 आना चाहिए। और इनमें से अगर एक कोण, मैं इनको नाम भी देता हूं, ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का जो योग है वो 90 आना चाहिए। अगर कोण नंबर 1 थीटा है तो कोण नंबर 2 का मान ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। और अगर मैं इस कोण को कोण नंबर 3 मानूं तो हम कहेंगे कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 का जो योग है वो भी 90 आना चाहिए। कोण नंबर 2 अगर 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली कोण नंबर 3 जो है वो थीटा होगा। ये हमने पिछले सेक्शन में भी निकाला था, यानी कि कल भी हमने ज्ञात किया था, इसलिए ये कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है। इस थीटा के हिसाब से अगर मैं mg के घटक ज्ञात करना चाहता, इस थीटा के हिसाब से अगर मैं mg के घटक ज्ञात करना चाहता तो एक घटक मुझे इस दिशा में प्राप्त होता, इस दिशा में मुझे प्राप्त होता, ये कहलाता है mg cos थीटा, और एक घटक मुझे इस दिशा में प्राप्त होता जो कहलाता है mg sin थीटा। लेकिन ये घटक जो mg sin थीटा है और जो mg cos थीटा है और जो r है, इन तीनों में से एक भी घटक केंद्र की ओर नहीं होता। और अगर केंद्र की ओर नहीं होता तो mv स्क्वायर अपॉन r का जो मान है वो क्या होता? 0 सर। तो mv स्क्वायर अपॉन r का जो मान है वो हमें कहां से प्राप्त होता? हमें mv स्क्वायर अपॉन r का मान कहां से प्राप्त होता है? यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ना तो mg साइन थीटा ये भी केंद्र की तरफ नहीं है, mg cos थीटा ये भी केंद्र की तरफ नहीं है, जो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है उस वृत्ताकार पथ में गति का जो केंद्र है उस केंद्र की ओर एक भी बल नहीं है इन तीनों में से। अगर मैं mg के घटक ज्ञात करता तो mg साइन थीटा भी केंद्र की तरफ नहीं, mg cos थीटा भी केंद्र की तरफ नहीं है, r भी केंद्र की तरफ नहीं है, तो वो बल कौन सा है जो अभी केंद्रीय गति प्रदान कर रहा है? वो हमें प्राप्त नहीं होता। अभिकेंद्रीय त्वरण प्रदान करने वाला, वृत्तीय गति प्रदान करने वाला जो बल है वो हमें प्राप्त नहीं होता, वो हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसका मतलब हम क्या कहें? इसका मतलब यह है कि mg के घटक ज्ञात करना हमारे लिए सार्थक नहीं है, इसलिए हमने कौन से घटक ज्ञात किए? r के घटक ज्ञात किए हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्यों हमने r के घटक ज्ञात किए यहां पर? ठीक है, तो अब फिर से हम देख लेते हैं। देखिए वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है कोई वाहन, तो इस पर एक बल mg नीचे की ओर, एक बल r ऊपर की ओर ज्ञात कर रहा है। r के दो घटक अगर हम ज्ञात करें तो एक घटक हमारे पास में होगा r cos थीटा। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए घटक ज्ञात करना, क्योंकि घटक ज्ञात करना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो हो जाएंगी। ये ढालू सड़क है, इस ढालू सड़क पर ये कार गति कर रही है, इस कार पर एक बल mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, एक बल r ऊपर कर रहा है। पथ का केंद्र है, मान लीजिए इस और कहीं पर केंद्र है इसका, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक रेखा mg की दिशा में और एक इसके लंबवत खींचूं तो ये अगर थीटा है तो ये भी हमारे पास में थीटा होगा, और ये कोण अगर थीटा है तो ये जो कोण है, इस कोण को मैं कहता हूं कोण नंबर 1, इसका मान होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो r है, इस r की जो दिशा है वो सड़क से 90 डिग्री पर होती है। तो कोण नंबर 1 और थीटा दोनों का योग मिला करके, कोण नंबर 1 और थीटा दोनों का योग मिला करके 90 होना चाहिए। तो कोण नंबर 1 का मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कोण नंबर 1 का मान 90 माइनस थीटा हो गया। अब अगर मैं इस कोण नंबर 2 की बात करूं तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 1 इन दोनों का कुल योग होना चाहिए 90 डिग्री। ऐसा तभी हो सकता है जब कोण नंबर 2 का मान थीटा हो, क्योंकि कोण नंबर 1 का मान 90 माइनस थीटा है, तो कोण नंबर 2 का मान कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार इसको मैं वृत्ताकार भाग की बजाय सिंपल भाग के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं, तो आपको ये कोण शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ये कार है, इस कार पर mg बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, एक बल ऊपर r ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर मैं r के घटक ज्ञात करना चाहूं तो मैं mg की दिशा में एक रेखा खींच देता हूं और एक रेखा इसके लंबवत खींच देता हूं। ये थीटा है, ये वाला कोण कितना होगा? एकांतर कोण है, ये भी थीटा होगा। चूंकि r की दिशा सड़क की दिशा के लंबवत होती है, इसलिए सड़क से r के बीच में बनने वाला जो कुल कोण है ये 90 होना चाहिए। ये 90 होगा तब हम कहेंगे, अगर ये थीटा है और इस कोण को मैं x मान लूं तो हम कहेंगे x प्लस थीटा बराबर 90 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये x बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कुछ बच्चों तक मेरी आवाज
स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए मैं एक चीज को दो दो तीन तीन बार दोहरा रहा हूं, जिससे कभी जब भी उनके पास में स्पष्ट आवाज पहुंचेगी तो इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो ये x का मान हमारे पास में आ गया 90 माइनस थीटा। अब अगर मुझे इस कोण का मान निकालना है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं y मान लेता हूं, तो हम कहेंगे जो y है और जो 90 माइनस थीटा है, इन दोनों का कुल योग 90 आना चाहिए, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब हम y और 90 माइनस थीटा को जोड़ें y और दूसरा कोण 90 माइनस थीटा को जोड़े, तो हमारे पास में 90 आ जाना चाहिए। ये 90 से 90 कट गया तो y बराबर थीटा, थीटा को उस तरफ ले जाओ दूसरी तरफ, तो ये y की जगह हमारे पास में आ गया थीटा। अब अगर ये y की जगह हमारे पास में थीटा आ गया है, तो मैं बाकी सारी चीजों को यहाँ से मिटा रहा हूं और मैं केवल जो मान हमें निकालना है उन मानों को यहाँ पर लिख रहा हूं, जिससे थोड़ा सा स्पष्ट नजर आए। ये कोण हो गया थीटा, ठीक है। ये mg इस दिशा में कार्य कर रहा था, ये mg इस दिशा में कार्य कर रहा था, ठीक है। ये थीटा है, ये एक 90 डिग्री की रेखा मैंने खींच दी है। थीटा को अगर मैं इस ओर लेके जाऊं तो हमारे पास में इसका कोण थीटा जो है वो, आर को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो कोण थीटा का मान घट करके 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आर का कॉस घटक होगा। और अगर इस रेखा पर लेकर आ जाऊं तो यहाँ पर कोण बढ़ करके 90 डिग्री हो जाता है, यानी यहाँ पर साइन घटक होगा। तो देखो जो आर कॉस थीटा है वो तो एम जी को संतुलित कर देता है, और जो आर साइन थीटा इसे कोई संतुलित नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये पिंड में त्वरण उत्पन्न करेगा, और वो त्वरण की वजह से ही पिंड जो है यानी वाहन जो है वृत्ताकार पथ में गति कर सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आर साइन थीटा जो बल है वो इस वाहन को वृत्तीय पथ प्रदान करता है। तो अब हमारे पास में संतुलन की अवस्था में हम क्या कह सकते हैं? संतुलन की अवस्था में हम कह सकते हैं एक तो आर कॉस थीटा, संतुलन की अवस्था में एक तो आर कॉस थीटा जो है वो एम जी को संतुलित कर रहा है, और जो आर साइन थीटा है ये वृत्तीय पथ प्रदान कर रहा है। इसका मतलब ये आर साइन थीटा जो बल है यही अभिकेंद्री बल की तरह व्यवहार करेगा, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। अब ये ऊपर वाली समीकरण को मैं कहता हूं समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण को मैं कहता हूं समीकरण नंबर 2। तो अगर मैं समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे दूं तो हमारे पास में क्या आएगा? समीकरण नंबर 2 में यानी कि आर साइन थीटा में अगर हम आर कॉस थीटा का भाग दे दें तो हमारे पास में ऊपर आर साइन थीटा का जो मान है वो तो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और जो आर कॉस थीटा है उसका मान है हमारे पास में एम जी। तो एम से तो एम कट गया, आर से कट गया आर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। यहां से आर जी को अगर हम इस तरफ लेकर के आ जाए तो हमारे पास में आएगा वी स्क्वायर बराबर आर इंटू जी इंटू टेन ऑफ थीटा, यानी कि v बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी टेन ऑफ थीटा। यानी इस चाल से अगर कोई, इस वेग से अगर कोई वाहन किसी बंकित सड़क पर, ढालू सड़क पर, जो घर्षणहीन सड़क है उस पर गति करे तो ऐसी अवस्था में वो फिसलेगा नहीं, और अगर इससे ज्यादा चाल से गति करी तो वो फिसल सकता है। तो ये अधिकतम सुरक्षित चाल कहलाती है, वृत्ताकार सड़क पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल है। इस चाल से गति करने पर वो नहीं फिसलेगा, इस चाल से ज्यादा गति करी तो वो जो वाहन है वो फिसल जाएगा। तो एक बार और फिर से अपन इसको समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं वाहन की, तो वाहन पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल एम जी, दूसरा बल आर। अगर आर के हम दो घटक ज्ञात करें तो एक आर कॉस थीटा होता है, एक आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा जो है वो एम जी को संतुलित करता है, इसलिए हम कहेंगे आर कॉस थीटा एम जी के बराबर है। लेकिन जो आर साइन थीटा, इसे कोई भी बल संतुलित नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे आर साइन थीटा वो बल है जो इस पिंड में त्वरण उत्पन्न कर रहा है, इस कार में, इस वाहन में त्वरण उत्पन्न कर रहा है, यानी ये त्वरणकारी बल है। यानी कि आर साइन थीटा का जो मान है, आर साइन थीटा का जो मान है वो m इंटू ए के बराबर होना चाहिए, और चूंकि ये वृत्ताकार पथ में गति है इसलिए m इंटू ए में a का जो मान है वो v स्क्वायर अपॉन आर आना चाहिए, यानी आर साइन थीटा ही अभिकेंद्री बल की तरह कार्य करेगा। और अगर आप चित्र को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो आर साइन थीटा है वही बल केंद्र की ओर
लग भी रहा है। ये वाहन की गति ऐसे हो रही है, ये केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, तो जो केंद्र की ओर कार्य कर रहा है वही अभी केंद्रीय बल होगा, यानी r sin थीटा का मान mv²/r के बराबर होगा। अगर मैं समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे दूं तो हमारे पास में आ जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर mv²/r बटा mg। यहाँ पर r से r कट गया, m से m कट गया, तो आपके पास में आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि tan थीटा बराबर v²/rg। तो v² बराबर हो गया rg tan थीटा। rg को दूसरी तरफ ले जाओ, अगर मैं इसका वर्गमूल लूं तो v बराबर हो जाएगा √rg tan थीटा। यहां से ये जो मान हमारे पास में आया है ये इस वेग का अधिकतम मान है। अब अगर देखो यहां पर एक खास बात, मैं अगर tan थीटा का मान निकालना चाहूं तो tan थीटा का मान भी मैं निकाल सकता हूं। ये वृत्ताकार सड़क थी, ये इस भाग की ऊंचाई h है, ये इसकी लंबाई l है, ठीक है, ये कोण थीटा है। तो हम सब जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब यानी कि h बटा आधार l। तो tan थीटा का मान h/l आप यहां पर चाहो तो रख सकते हो, और नहीं रखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने दो डेरिवेशंस देखे, दो टॉपिक हमने यहां देखे। एक टॉपिक में हमने देखा कि समतल सड़क पर जिसमें घर्षण है उसमें किसी कार या वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का मान √μs/rg होता है, और अगर कोई घर्षणहीन सड़क है लेकिन वो समतल नहीं होकर के ढलान वाली सड़क है, तो ऐसी सड़क पर जो कार की या वाहन की अधिकतम चाल होती है उसका मान √rg tan थीटा होता है। कल हम देखेंगे ऐसी सड़क जिसमें